नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और भूतिया और सच्ची घटना लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी एक अभिमन्यु नाम के लड़के की है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ा करता। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई था और ये सब दिल्ली में रहा करते। और अभिमन्यु जो था वो बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था। वो हमेशा भूत प्रेतों की बातें करता और अपने छोटे भाई को भी डराता रहा करता। और वो चाहता था कि उसे कोई प्रेत भूत या आत्मा कुछ भी दिखे, वो घर पर भी अपने भाई को बहुत बार ये कहकर डरा दिया करता कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और अब अभिमन्यु के स्कूल की छुट्टियां हो गई थी। अभिमन्यु के पिता ने उसके दादा के घर जाने का प्लान बनाया, लेकिन अभिमन्यु जाने से मना कर रहा था और कह रहा था कि वहाँ पर गांव है, गांव में मेरा मन नहीं लगेगा। फिर बाद में अभिमन्यु मान जाता है, यह सोचकर कि वहाँ जाके दादाजी को डराऊंगा। दादाजी के गांव वो शाम तक पहुँचते हैं। उसके बाद वो खाना वगैरह खा के अभिमन्यु दादाजी से कहता है कि मैं दादाजी आपके साथ खेत में चलूँगा और वहीं पर सोऊंगा। फिर दादाजी उसे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। खेत में जाने के बाद वो दादाजी से कहानियाँ सुनने लगा और कहानी सुनते सुनते बीच में कभी वो कहता कि मुझे उस पेड़ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कहता खेत में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। दादाजी उससे परेशान होकर उसे बोले चल घर चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर अभिमन्यु दादाजी को भूतों की कहानियाँ सुनाने लगता है, लेकिन दादाजी उसकी कहानियों पर ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। फिर अगली सुबह अभिमन्यु और दादाजी घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो अभिमन्यु के दादाजी थे उनका एक फ्रेंड था जो उन्हीं की उम्र का था। उनकी अचानक से मौत हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अभी सभी गांव वालों को जाना था। और जैसे ही दादाजी उस दाह संस्कार में जाने लगे, अभिमन्यु भी भाग के दादाजी के पास गया और कहने लगा कि दादाजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन दादाजी ने उसे बहुत मना किया और उसके पिताजी ने और उसकी माताजी ने भी उसे बहुत डांटा कि शमशान घाट में छोटे बच्चे नहीं जाया करते। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मुझे भी देखना है शमशान घाट में क्या होता है। लेकिन दादाजी ने उसे बहुत बार मना किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर दादाजी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गए और जाते हुए दादाजी ने अभिमन्यु को समझाया कि जब हम वहाँ से आएंगे तो एक तो पीछे मुड़कर मत देखना और हम पानी का कुरला करेंगे और उसके बाद पानी के छींटे ऐसे पीछे फेंक देंगे और शमशान घाट से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद दाह संस्कार होने के बाद जब सभी लोग वहाँ से जाने लगे तो अभिमन्यु अपनी चाल धीरे कर लेता है और पीछे ही रुक जाता है, क्योंकि वो एक शरारती बच्चा था और उसे जो नहीं करने को कहा जाता वो वही किया करता। इसलिए वो पीछे ही रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे पीछे 3 लोग खड़े दिखाई दिए। तब तक उसके दादाजी ने उसे आवाज़ दे दी। अभिमन्यु ने कहा कि दादाजी आ रहा हूँ मैं, आप चलो तब तक। तभी अभिमन्यु दोबारा से पीछे मुड़कर देखने लगा कि कहीं कोई गाँव का पीछे तो नहीं रह गया जिसे मैं अपने साथ ले चलूँगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि पीछे वही आदमी जिसका अभी दाह संस्कार किया था, एक तो वो आदमी खड़ा है, साथ में एक अजीब सा आदमी है जिसकी आँख थोड़ी पिघली सी हुई है, एक आदमी जिसके हाथ ज़मीन को टच कर रहे हैं। और उनमें से एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और भागकर दादाजी के पास चला जाता है और दादाजी से वहाँ से जाने की जिद करने लगता है। फिर दादाजी उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और घर जाने के बाद अभिमन्यु को बहुत तेज बुखार हो जाता है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर अभिमन्यु को बुखार उतरने की गोली देकर बस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अभिमन्यु अपने कमरे में अकेला था, लेकिन उसे उसके दादाजी का दोस्त, वही जिसका अभी दाह संस्कार करके आए थे, वही दिख रहा था। और साथ में एक ऐसा आदमी जिसकी आँख पिघली हुई सी लग रही थी, और तीसरा आदमी ऐसा जिसका सर धड़ से बड़ा था और हाथ धरती में लग रहे थे। यह सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और तभी अभिमन्यु के पिताजी उस कमरे में आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं
क्या हुआ। तभी अभिमन्यु ने कहा कि पापा पहले इन तीनों को अपने घर से निकाल दो। तब पापा ने पूछा कि कौन तीनों। तब अभिमन्यु ने बताया कि जहाँ मैं दादाजी के साथ उनके फ्रेंड को छोड़ने गया था, वहाँ से ये तीनों मेरे साथ आ गए हैं। इन तीनों को बाहर निकालो। यह बात सारी बाहर बैठे दादाजी सुन रहे थे। तभी दादाजी उठे और अभिमन्यु के कमरे में आ गए और अभिमन्यु से पूछने लगे कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तब अभिमन्यु ने बताया कि एक तो आपका ही फ्रेंड है। तभी दादाजी बोले, दूसरा वो तो नहीं जिसकी आँख पिंगली सी हुई है। अभिमन्यु ने हाँ में इशारा कर दिया और तभी दादाजी उसका हाथ पकड़कर घर में बने मंदिर के सामने बैठा देते हैं और सभी घर वालों को कहते हैं कि जो इसे दिखाई दे रहा है वो दूसरा उसका बेटा है, जिसका हम दाह संस्कार करके आए हैं। आज से 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी और उसकी आँख भी ऐसी ही थी जैसी ये बता रहा है। लेकिन तभी अभिमन्यु का छोटे वाला भाई दादाजी से बोल पड़ा कि दादाजी ये कोई इसका नाटक होगा, ये हमेशा ऐसा ही करता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही डराता रहता है। दादाजी ने उसके पिताजी से पूछा तो पिताजी ने भी बताया कि हाँ ये ऐसे ही नाटक करता रहता है शहर में भी। फिर दादाजी को लगा कि ये नाटक ही कर रहा है, इसलिए उसे झूठा बोलकर उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद उसे वही तीनों दीवार की साइड मुंह करे खड़े हुए दिखे। उनका फेस तो दीवार की साइड था, लेकिन जो उनके हाथ थे वो अभिमन्यु की साइड थे। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और वापस से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद दादाजी ने उसे घर से ही निकाल दिया, ये कहकर कि तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, तुझे आज तो बाहर ही रहना पड़ेगा, आगे से तू ये डरावनी हरकतें नहीं करेगा। इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और तभी अभिमन्यु को वहाँ पर वही तीनों दोबारा से दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन तभी पीछे से उसके दादाजी आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बोले, चल घर चलते हैं। घर जाने के बाद उसने दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही अभिमन्यु हैरान हो गया क्योंकि अंदर से दादाजी ने ही दरवाज़ा खोला था। यह देखकर अभिमन्यु बेहोश हो गया क्योंकि वो अभी तो दादाजी के साथ उस पेड़ के नीचे से उठकर घर तक आया था। बेहोश होने के बाद उसके दादाजी उसे उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं। इसके बाद घर पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर आकर चेक करता है लेकिन सब नॉर्मल ही मिलता है। इसके बाद कल उन्हें वापस दिल्ली आना था और वापस आते हुए उन्होंने सोचा कि इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें और इसके बाद वो घर के लिए निकलते हैं और उनकी गाड़ी में आपको पता ही है 3 लोग और थे जिन्हें वो अपने साथ ले आया था। डॉक्टर के पास आने के बाद जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तब वो अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा। फिर डॉक्टर ने अभिमन्यु के माता पिता से पूछा कि आपका बच्चा कोई लैंग्वेज सीख रहा है क्या। फिर अभिमन्यु का छोटा भाई बताता है कि ये हमने भूतिया फिल्मों में देखा था कि ऐसे उसमें बात करते हैं। फिर उसके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये अभी भी कोई नाटक कर रहा है और उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये नाटक तेरा कब बंद होगा। इसके बाद डॉक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या भूत तो होते ही नहीं है। और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए उसने कहा कि भूत मुझे दिखाओ, भूत मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है भूत। फिर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है कि तुम मुझे भूत दिखा सकते हो। अभिमन्यु हाँ में इशारा कर देता है और फिर डॉक्टर उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर लाइट बंद कर देता हूँ तो क्या मुझे भूत दिख जाएंगे। फिर अभिमन्यु हाँ में इशारा कर देता है और तभी डॉक्टर ने लाइट बंद करवा दी। और जैसे ही लाइट बंद हुई डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ ऐसे बंद गए और वो ऐसे के ऐसा बैठा रह गया और ऐसा लग रहा था उसकी गर्दन पर कोई जैसे दबाव डाल रहा है और डॉक्टर की आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी। इसके बाद उसके मम्मी पापा थोड़ा घबरा गए कि डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद डॉक्टर भी एकदम से बोले कि आप भी अपने बच्चे के साथ मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और डॉक्टर के गले पर यहाँ पर निशान भी बना हुआ था जैसे किसी ने उनका गला दबाने की कोशिश की है। लेकिन उसके पिताजी मना कर देते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है जो आपने किया। उसके बाद अभिमन्यु के पिता अभिमन्यु को लेकर गाड़ी में बैठा देते हैं और अभिमन्यु की माँ को कहते हैं कि मैं डॉक्टर से माफ़ी मांग के आता हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर से माफ़ी मांगने चले गए और डॉक्टर से कहते हैं कि हाँ मैंने ही अपने बच्चे के साथ मिलकर आपके साथ मजाक किया था। लेकिन अभिमन्यु की माँ को पता था कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं थे।
लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु की बात से डॉक्टर डर जाएं। इसके बाद वो सीधा अपने घर दिल्ली आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद 4-5 दिन ही हुए थे, उसका चेहरा भी अजीब सा होने लगा था, वो मिच्योर दिखने लगा था। जब रात में सभी सो जाया करते, वो शीशे के सामने बैठकर रात को घंटों घंटों किसी से बात किया करता। इन सब के बीच में अभिमन्यु की माँ किसी औरत से इस बारे में बात करती है। फिर वो औरत अभिमन्यु की माँ से कहती है कि हमने तुम्हारे घर में पूजा पाठ होती नहीं देखी कभी भी। फिर अभिमन्यु की माँ कहती है कि हम पूजा पाठ नहीं किया करते। फिर उस औरत ने बताया कि आप लोग पूजा पाठ किया करो और अभिमन्यु को भी हनुमान चालीसा पढ़ाओ। इसके बाद अभिमन्यु की माँ मार्केट जाती है और वहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ लेकर आती है और उनमें एक बालाजी की भी मूर्ति होती है। उन सब को लेकर वो घर आई। घर आने के बाद अभिमन्यु की माँ ने देखा कि अभिमन्यु बरामदे में लेटा हुआ है और उसने अपने चारों तरफ एक सिंदूर से गोल चक्कर बना रखा है। इसके बाद अभिमन्यु की माँ उसे डांटते हुए और उस सिंदूर को अपने पैरों से हटाकर और वो मूर्तियाँ एक टेबल पर रख देती है। इसके बाद अभिमन्यु किसी जानवर की तरह चलकर उन मूर्तियों के पास जाता है और अपने मुंह से पकड़कर उस थैली को फेंक देता है। बहुत सारी मूर्ति उसमें से खंडित हो गई, लेकिन बालाजी की मूर्ति बच गई। इसके बाद अभिमन्यु की माँ उसे आकर डांटने लगती है। वो डांट सुनकर उसी तरह जानवर की तरह चलकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसकी माँ उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में अभिमन्यु नहीं मिलता। फिर इसके बाद अभिमन्यु की माँ उसे बाथरूम में चेक करती है, लेकिन बाथरूम में भी अभिमन्यु नहीं मिलता। इसके बाद अभिमन्यु की माँ को आवाज़ आती है बच्चे के दबने की, जैसे कोई उसे दबा रहा है। उसके बाद उसकी माँ बेड की तरफ गई और गद्दा हटाकर जब उसने बेड खोला तो उसमें अभिमन्यु लेटा हुआ था और खुद का मुंह खुद ही दबा रहा था। फिर अभिमन्यु की माँ उसे बेड से बाहर निकालती है और बेड से बाहर निकालने के बाद उसकी माँ उसे डांटने लगती है कि ये ड्रामे तेरे कब खत्म होंगे, तू कब सुधरेगा। लेकिन अभिमन्यु तभी रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि माँ मैं भी इनसे परेशान हूँ, ये तीनों मुझे तंग कर रहे हैं। उसकी माँ से उसने बताया कि ये तीनों लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये मुझे खाने को कुछ कुछ देते हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसे कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि अभिमन्यु की माँ के हाथ में बालाजी की मूर्ति थी, इसलिए वो सब कुछ बोल पा रहा था। इसके बाद अभिमन्यु की माँ वो मूर्ति उसी कमरे में रखकर बाहर आती है और बाहर आने के बाद जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है और अभिमन्यु भी उसके साथ में होता है, अभिमन्यु वापस से वही हरकत करने लगता है। वो जानवरों की तरह चलने लगता है और कहता है कि आज मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और आज मैं घर में से किसी एक आदमी को खाऊंगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारे पति को या तुम्हारे बेटे को। यह बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई और डरने लगी। इसके बाद ये अपनी माँ की तरफ जानवरों की तरह चल कर गया है, लेकिन माँ डर गई और डर के उसके ही कमरे में भाग गई और वो कमरे के बाहर खड़ा है, अंदर वो आ नहीं सकता क्योंकि अंदर बालाजी की मूर्ति है। यह सब देखकर उसकी माँ ने उसे कहा कि तू ये हरकत छोड़ दे। फिर वो बाहर से रोने लगा कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। इसके बाद माँ गेट खोलकर वापस से उसके पास आई और उसे गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही फिर उसने कहा कि फंस गई ना मेरे जाल में। और तभी घर की घंटी बजती है और उसके पिता और उसका छोटा भाई घर में आ जाते हैं। तब तक अभिमन्यु भी नॉर्मल हो गया था। तब अभिमन्यु के पिता ने उसकी माँ से पूछा कि क्या हुआ था। तब उसकी माँ ने बताया कि ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था। तब अभिमन्यु के पिता ने कहा कि मैंने भी ऑफिस में पूछा था तो सबने बताया कि अगर बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, उसे इग्नोर मत करो। इसके बाद अभिमन्यु के पिता कहते हैं मैं अभी गाड़ी निकाल रहा हूँ, हम अभी मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे। इसके बाद अभिमन्यु बहुत जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा। कम से कम 6 लोगों ने पकड़कर उसके हाथ बांधे और उसे गाड़ी में बैठाया और पड़ोसियों ने उनसे ये भी कहा कि कोई भी मूर्ति हो बालाजी की वो अपने साथ रख लो। फिर उसकी मम्मी वही मूर्ति जो वो मार्केट से लेके आई थी वो अपने साथ ले चलती हैं और मेहंदीपुर बालाजी उन्हें ले जाने के बाद वहाँ पर उसका उतारा किया गया। उतारा करने के बाद पता चला कि उसके साथ 16 भूत थे। 3 तो उसे दिखाई देते थे, लेकिन वो 16 भूत उससे रात में शीशे के सामने बात किया करते। अगर ये टाइम से मेहंदीपुर बालाजी नहीं पहुँचते तो अभिमन्यु उन्हीं के साथ चला जाता। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक ही शरीर में 16 भूत हो सकते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।